मध्य प्रदेश के चंबल घाटी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां की हवाओं में एक अलग ही गर्माहट थी। मेहनत की, संघर्ष की और उस मिट्टी की जो बच्चों के घुटनों से लेकर बुजुर्गों के झुर्रियों तक अपनी छाप छोड़ देती थी। उसी गांव में जन्मा था रमेश, रामदीन और गुड़िया देवी का इकलौता बेटा। रामदीन खेती करके जैसे तैसे परिवार का गुजारा करता था। बारिश कब होगी, फसल बचेगी या नहीं, हर चीज भगवान के भरोसे चलती थी। गुड़िया देवी खेत में काम करती और घर का सारा बोझ भी संभालती। इसी कठिन माहौल में पला बढ़ा रमेश। बचपन से ही रमेश में कुछ अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलने में मस्त रहते, रमेश की आंखें हमेशा स्कूल की ओर देखती। उसे ख ग नहीं, किताबों में सपने दिखते थे। एक टूटी खाट, एक पुरानी लालटेन और फटी हुई किताबों में रमेश ने वो दुनिया बसी थी जहां गरीबी नहीं थी, अपमान नहीं था, सिर्फ सम्मान और शिक्षा थी। गांव में स्कूल तो था, लेकिन संसाधनों की भारी कमी थी। कई बार रमेश बिना चप्पल के स्कूल जाता, भूखा रहकर पढ़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए पढ़ाई इबादत थी। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसने कक्षा 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। गांव वालों ने पहली बार रमुआ को गर्व से देखा। एक किसान का बेटा जिसने अपने हौसलों से शिक्षा का परचम लहराया। गांव में मिठाई बंटी, ढोल बजे और मास्टर शुक्ला जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। शुक्ला जी ने ही रमेश के लिए दिल्ली में दाखिले की व्यवस्था की। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। कोई 50 रुपए लाया, कोई 100। सबका सपना था कि रमुआ कुछ बनकर लौटेगा। दिल्ली उस बच्चे के लिए एक अलग ही दुनिया थी। गांव की सादगी से निकलकर जब रमेश पहली बार दिल्ली पहुंचा तो उसने ऊंची इमारतें देखी, भागती गाड़ियां देखी और लोगों की तेज जिंदगी देखी। वो घबराया पर डरा नहीं। एक छोटे से किराए के कमरे में उसने रहना शुरू किया, जहां एक चारपाई थी, एक पुराना पंखा और एक कोना जहां उसकी किताबें रखी जाती थी। जीवन आसान नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ उसे गुजारा करने के लिए काम भी करना पड़ा। वो दिन में कॉलेज जाता, दोपहर में किताबें बांधता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता और रात को ट्यूशन पढ़ाता। खाने के लिए कई बार सिर्फ बिस्कुट और पानी होता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वक्त बीतता गया। रमेश ने बीए किया, फिर एमए और नेट जेआरएफ पास कर लिया। उसका नाम अब कॉलेज की होनहार सूची में आने लगा था। पीएचडी के दौरान ही उसकी मेहनत रंग लाई। दिल्ली के एक प्रतिष्ठित निजी कॉलेज में उसे प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। अब वो अशोक नगर में एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगा। मकान तो छोटा था, लेकिन उसके सपनों की दीवारें ऊंची थी। वहां उसकी नई जिंदगी शुरू हुई, सादगी से, गरिमा से और जिम्मेदारी के साथ। एक दिन छुट्टियों में रमेश अपने गांव गया। वहां उसे अपनी बचपन की सहपाठी सरिता मिली। सरिता अब एक परिपक्व, शांत और संस्कारी युवती थी। वो अब भी उतनी ही सरल और स्नेहिल थी जितनी स्कूल में हुआ करती थी। उनकी बातचीत फिर शुरू हुई। पुराने किस्से, पुराने सपने और बीच बीच में एक मधुर मुस्कान। धीरे धीरे रमेश और सरिता के बीच आत्मीयता बढ़ी। दोनों परिवारों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कह दी। गांव में सादगी से शादी हुई और रमेश सरिता को दिल्ली ले आया। शादी के बाद दोनों ने मिलकर अपना छोटा सा संसार बसाया। प्यार, समझदारी और सहयोग ने इस घर को मंदिर बना दिया। कुछ वर्षों बाद उनके जीवन में एक नन्हा मेहमान आया, सचिन। रमेश और सरिता की खुशी का ठिकाना न रहा। सचिन एक प्यारा बच्चा था, चंचल, होशियार और बेहद प्यारा। रमेश ने उसे वही मूल्य दिए जो उसने खुद सीखे थे, ईमानदारी, मेहनत और संवेदना। लेकिन एक रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ठंडी रात थी। रमेश कॉलेज के एक मित्र के यहां से लौट रहा था। हल्की धुंध में रास्ता सुनसान था।
अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा। एक नवजात बच्चा अखबार में लिपटा हुआ था, कांप रहा था। हे भगवान! रमेश चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। उस मासूम को अकेले छोड़ने का सवाल ही नहीं था। वो उसे गोद में उठाकर घर ले आया। दरवाजा खोलते ही सरिता चौंकी। ये बच्चा कौन है? रमेश ने सब बताया। सरिता कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बच्चे को गोद में उठाया। उस मासूम की आंखें जैसे सारी कहानी कह रही थी। सरिता का दिल पिघल गया। इसका नाम राजू रखेंगे, सरिता ने कहा। बस उस रात से राजू इस घर का हिस्सा बन गया। दिल्ली के उस छोटे से मकान में अब 4 लोग थे, रमेश, सरिता, सचिन और राजू। परिवार का विस्तार हुआ था, लेकिन दिलों में जगह उतनी ही बनी रही। शुरू शुरू में सचिन और राजू एक दूसरे से बेहद जुड़ गए। दोनों साथ खेलते, खाते, पढ़ते और सोते। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे जन्म से भाई नहीं हैं। वे सिर्फ प्यार को जानते थे। रमेश और सरिता भी दोनों को बराबर प्यार देते। वे ये बात कभी नहीं जताते कि राजू गोद लिया गया बच्चा है। वे दोनों को एक जैसे मानते थे। उनके लिए दोनों बेटे ही थे। राजू भावुक स्वभाव का बच्चा था। वो हमेशा मां बाबूजी की मदद करता, चाहे सरिता के हाथ में बर्तन धोने में तकलीफ हो या रमेश की चप्पल कहीं छुप गई हो, वो फौरन दौड़ पड़ता। स्कूल में वो ठीक ठाक था, लेकिन उसके पास भावनाओं की समृद्धि थी। सचिन की पढ़ाई में रुचि थी और वो हमेशा अच्छे अंक लाता। समय बीतता गया। सचिन ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उसने जी जान लगाकर मेहनत की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में चयनित हो गया। कुछ वर्षों में वो कंपनी की तरफ से रूस चला गया। पहली बार रमेश और सरिता को यह गर्व महसूस हुआ कि उनका बेटा अब विदेश में काम कर रहा है। इधर राजू ने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी। कारण यह नहीं था कि वो पढ़ नहीं सकता था, बल्कि उसका मन वही अटका रहता, अपने मां बाबूजी की सेवा में। सरिता कई बार कहती, बेटा कुछ नौकरी कर लो, तुम्हारा भी भविष्य है। लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, मां, मेरा भविष्य आप ही है। घर का सारा भार अब राजू उठाता था। वो किराने का सामान लाता, बिजली का बिल भरता, डॉक्टर के पास ले जाता, यहां तक कि राशन कार्ड से लेकर गैस बुकिंग तक सब काम वही करता। एक दिन सचिन ने रूस से फोन किया, मां, मैं अब स्थायी रूप से यहां रहने का सोच रहा हूं। मेरी कंपनी ने पीआर प्रोसेस शुरू कर दिया है। अच्छा बेटा, जैसा तुम ठीक समझो, सरिता ने धीमे स्वर में जवाब दिया, पर उनकी आंखों में कुछ खालीपन उतर आया। कई महीने बीत गए। अब फोन कॉल्स भी कम हो गए। पहले हर रविवार कॉल आता था, अब महीनों तक कोई खबर नहीं आती। रमेश ने कई बार नंबर मिलाया, पर या तो नंबर बंद आता या कोई कहता, वो मीटिंग में है। इधर राजू पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गया। मां की दवा से लेकर बाबूजी के चश्मे तक सब कुछ वही संभालता। वो बिना शिकायत, बिना थके सेवा करता। पड़ोस की बुआ तक कहती, रमेश भैया, राजू तो आप दोनों के लिए भगवान का रूप है। रमेश मुस्कुराकर कहते, हां, अब तो वही हमारा सच्चा सहारा है। कुछ सालों बाद सचिन भारत लौटता है। उसके साथ आती है सोनाली, उसकी नई नवेली पत्नी। सोनाली सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका स्वभाव कुछ अलग था। वो थोड़ी तेज, थोड़ी व्यावसायिक और स्वार्थी प्रवृत्ति की थी। शुरुआत में सब ठीक चला। सोनाली ने पूरे घर को सजाया, नए पर्दे लगवाए, फर्नीचर बदलवाया। रमेश और सरिता को लगा कि अब शायद परिवार फिर से पूरा हो गया है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। सोनाली राजू को नीचा दिखाने लगी। कब तक घर पर रहेगा? कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? राजू चुप रहता, लेकिन सचिन भी अब सोनाली की बातों में आकर राजू से दूर होने लगा। एक रात सोनाली ने कहा, भारत में घर चलाना मुश्किल है, खर्चे बढ़ रहे हैं। हमें मां बाबूजी को अपने साथ रूस ले जाना चाहिए। वहां काम वालियां नहीं मिलती। मां सब संभाल लेंगी।
सचिन ने कुछ देर सोचा, फिर हाँ कर दी। उसने तुरंत रमेश को फोन किया। बाबूजी, आप और मां पासपोर्ट बनवा लीजिए, हम आपको रूस ले जाना चाहते हैं। सरिता खुश हो गई। उन्होंने सोचा, बेटा बुला रहा है, सेवा करने का समय आ गया। रमेश भी उत्साहित थे, लेकिन राजू का चेहरा बुझ गया। वो रात भर सो नहीं पाया। बाबूजी, मत जाइए, उसने कहा। बेटा, कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, हम जल्दी लौट आएंगे, रमेश ने स्नेह से कहा। राजू ने मुंह फेर लिया, पर वो जानता था ये जाना आसान नहीं होगा। रमेश और सरिता रूस पहुंचे। शुरुआत में स्वागत अच्छा हुआ, साफ ने स्वागत किया, लेकिन सोनाली का व्यवहार शुरू से ही ठंडा था। धीरे धीरे रमेश और सरिता को घर के कामों में लगा दिया गया। बर्तन, पोछा, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना। कोई कहता तो सोनाली जवाब देती, अरे वो तो बोर हो जाते थे भारत में, यहां खुश है। बच्चे भी उनके साथ खुश रहते हैं। रमेश और सरिता घुटते रहे। कभी फोन मिलाने की कोशिश करते तो सोनाली कहती, नेटवर्क नहीं है। राजू कई दिनों तक संपर्क न होने पर बेचैन रहने लगा। एक दिन सरिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी हालत और बिगड़ गई। सचिन और सोनाली अस्पताल में भी बर्ताव में उदासीन रहे। उसी अस्पताल में सरिता ने दम तोड़ दिया। रमेश जैसे भीतर से बिखर गया। उस रात उसने छुपकर एक पत्र लिखा, राजू के नाम, और एक स्थानीय युवक को कुछ पैसे देकर पोस्ट करने की विनती की। बेटा राजू, तुम्हारी मां अब नहीं रही। मैं अब और यहां नहीं रह सकता। तुम ही मेरे बेटे हो, मेरे अपने। मेरा एक एक पल अब तुम्हारे लिए ही है, बाबूजी। उन्होंने उस पत्र में रूस का पता भी लिखा और उसे एक स्थानीय डाकिये से भेजा, जिससे कभी वे दवा खरीदते थे। रमेश को उम्मीद नहीं थी कि वो पत्र पहुंचेगा, लेकिन ये उनका अंतिम प्रयास था। राजू को वो पत्र 2 सप्ताह बाद मिला। जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, बस इतना कह सका। राजू ने बिना देर किए पासपोर्ट निकाला, अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी निकाली, बैंक से कर्ज लिया और रूस के लिए टिकट बुक कर दी। रूस पहुंचते ही वो रमेश के लिखे पते पर पहुंचा। जब दरवाजा खुला तो सामने रमेश खड़े थे, कमजोर, थके हुए, आंखें लाल और चेहरा पीला। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजू को देखा, उनकी आंखों से धारा बह निकली। बेटा, तू आ गया, तू सच में आ गया। राजू दौड़कर उनके पैरों में गिर गया। बाबूजी, आप अकेले क्यों झेले ये सब? रमेश ने सिसकते हुए सारी बात बताई। सोनाली का व्यवहार, सरिता की मौत और सचिन की खामोशी। राजू ने कोई शिकायत नहीं की। उसने रमेश को उठाया, गले लगाया और कहा, अब बाबूजी, चलिए अपने देश, अपने घर। राजू ने रमेश को लेकर चुपचाप भारत वापसी की। किसी को बिना बताए वे सीधे अपने उसी पुराने मकान में लौट आए। पड़ोसियों ने उन्हें देखकर स्वागत किया, लेकिन सबकी आंखों में सवाल थे। सचिन नहीं आया? रमेश बेहद शांत हो चुके थे। सरिता की यादें अब हर कमरे में बसी थी। उन्होंने फिर से वही टूटी खाट, वही पुराना रेडियो और वही मटके का पानी मांगा। उन्हें सुकून चाहिए था, शांति चाहिए थी। राजू ने नौकरी की बजाय घर संभालना जारी रखा। उसने अब रमेश की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया था। कुछ महीनों बाद जब सचिन को पता चला कि उसके मां बाप भारत लौट आए हैं, तो उसे झटका लगा। उसने सोनाली से सवाल किया, तुमने उन्हें कामवाली बना दिया था? सोनाली बोली, तो क्या? इतने सालों तक हमने खर्चा उठाया, अब थोड़ी बहुत मदद करवा ली तो क्या हो गया? सचिन ने अपने मोबाइल में वो तस्वीरें देखी जो अस्पताल के गार्ड ने भेजी थी। मां स्ट्रेचर पर थी और पास में सोनाली फोन चला रही थी। उसी पल उसने निर्णय लिया, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। सचिन ने सोनाली से तलाक ले लिया और बच्चों को लेकर भारत लौट आया। जब सचिन घर पहुंचा तो दरवाजा राजू ने खोला। सचिन की आंखें शर्म से झुकी थी। राजू ने नम्र स्वर में कहा, आओ भैया,
बाबूजी अंदर हैं, आपकी राह देख रहे हैं। रमेश बिस्तर पर लेटे थे। अब उनकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। सचिन उनके पास बैठा, उनका हाथ थामा और फूट फूट कर रो पड़ा। बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैं बुरा बेटा निकला। रमेश ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, अब समझ में आया, सच्चा बेटा वही होता है जो वक्त पर साथ देता है। रक्त का रिश्ता जरूरी नहीं, दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। उनकी आंखें नम थी, पर चेहरा शांत था, जैसे उन्हें अब कोई चिंता नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद रमेश ने अंतिम सांस ली। राजू के हाथ में हाथ थामे, सचिन के आंसुओं में डूबे। रमेश की अंतिम यात्रा पूरे सम्मान के साथ हुई। मोहल्ले के लोग बोले, बेटा तो राजू है, खून नहीं, कर्म ही असली पहचान है। सचिन ने हाथ जोड़कर राजू से कहा, भाई, तू ही मेरा सब कुछ है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो सब सुधारूं जो खो गया था। राजू ने उसे गले लगाते हुए कहा, भैया, सच्चा रिश्ता वो नहीं जो जन्म से हो, सच्चा रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय कहानी वाला को सब्सक्राइब करें।